नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के शहर पुणे के दौरे पर रहे। यहाँ पहुँचने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, नायब सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। इस दौरान पुणे में एक खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म मोदी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से नवाजा गया। बता दें कि यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए काम किया हो और जिनके ताउन को सिर्फ काबिल ज़िक्र और गैर मामूली देखा जा सकता है। तकरीब के दौरान पीएम मोदी ने पुणे मेट्रो के फेस 1 के 2 कॉरिडोर के मुकम्मल शुदा हिस्सों पर मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। आपको बता दें कि इस तकरीब में पीएम मोदी के साथ एनसीपी नेता शरद पवार भी मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, नायब सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी स्टेज पर बैठे हुए नजर आए। तकरीब में अवाम से खिताब करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि दूसरे मुल्कों के लीडर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेते हैं और उनका एहतराम करते हैं। वहीं दूसरी जानब अवार्ड से नवाजे जाने के बाद पीएम मोदी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मैं इस अवार्ड को 140 करोड़ हमवतनों को वक्फ करता हूं और इस अवार्ड के साथ मुझे दी गई रकम को भी मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट को वक्फ कर रहा हूं। फ्रांस और अरब देशों ने भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनके कितना सम्मान करते हैं हमने देखा है। उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, कोई बॉस कहते हैं, कोई उन्हें प्यार आदर से गले लगाता है तो कोई झुककर प्रणाम करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब उन्हें यू आर ग्लोबली पावरफुल कहते हैं तो हमारे देशवासियों का सीना अभिमान से, गर्व से फूल जाता है। जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं बल्कि उसे 10वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप सबके बीच मुझे जो सम्मान मिला है ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। जो जगह, जो संस्था सीधे तिलक जी से जुड़ी रही हो उसके द्वारा लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस सम्मान के लिए हिंद स्वराज संघ का और आप सभी का पूरी विनम्रता के साथ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा नजर करें तो हमारे देश में काशी और पुणे दोनों की एक विशेष पहचान है। विद्वत्ता यहां पर चिरंजीव है, अमरत्व को प्राप्त हुई है। और जो पुणे नगरी विद्वत्ता की दूसरी पहचान हो, उस भूमि पे सम्मानित होना जीवन का इससे बड़ा कोई गर्व और संतोष की अनुभूति देने वाली घटना नहीं हो सकती है। लेकिन साथियों, जब कोई अवार्ड मिलता है तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आज जब उस अवार्ड से तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ हो तो दायित्व बोध और भी कई गुना बढ़ जाता है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को
140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। राज्यसभा के बाहर आज विपक्षी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से राज्यसभा सांसद मल्लिका अर्जुन खड़गे ने खिताब किया। अपने खिताब के दौरान मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत हमें संसद में बोलने नहीं दे रही है। पीएम मोदी मणिपुर के मामले पर बयान देने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा में सरकार हमको बोलने नहीं दे रही। रूल 267 के तहत हम लगातार 11 दिन से ये मणिपुर का विषय उठा रहे हैं और मणिपुर ये सब्जेक्ट या किसी छोटी मोटी घटना नहीं है। ये तो देश का बहुत बड़ा एक घटना है और खास करके हम ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, अपने विचार रखे, क्योंकि सिर्फ होम मिनिस्टर का सवाल नहीं है और जो चीज़ें प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, जो सूचनाएं उनको मिलती है, वो सारी सूचना होम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता, उसमें लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इलेक्शन प्रचार में है, राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और आज पूना में है। और ऐसी कौन सी बड़ी वहां पर इवेंट है कि पार्लियामेंट छोड़कर वहां पर जाते हैं और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ भी बात करते हैं। कहीं भी जाने दो, अपोजिशन पार्टी को टोकते हैं। और जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे, हम जवाब देंगे। हरियाणा के नूह में गुज़िश्ता रोज विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा निकाले जाने को लेकर दो गुटों के दरमियान हुए तशद्दुद के बाद से रियासत में कशीदगी है। अब तक 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत हो चुकी है और कई पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। मामले की संजीदगी के पेश नज़र नूह, रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल और फरीदाबाद में दफ़ा 144 लागू कर दी गई है और मोबाइल इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। वहीं नूह, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहे। 1 और 2 अगस्त को होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। दरअसल तशद्दुद सबसे पहले हरियाणा के नूह में उस वक्त फैल गया जब गुज़िश्ता पीर के रोज़ ब्रजमंडल यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। दोनों गुटों के दरमियान झगड़ा होने के बाद पथराव हुआ और खड़ी हुई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। नूह में तशद्दुद की खबर फैलते ही गुरुग्राम में सोना रोड के पास 2 बिरादरियों के एहतजाज करने वाले आपस में भिड़ गए। इसके बाद एहतजाज करने वालों ने सड़क पर जाम लगा दिया। हरियाणा के नूह में गुज़िश्ता रोज़ हुए तसादुम को लेकर हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। उन्होंने कहा कि नूह ज़िले में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालात पर काबू पा लिया है। नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाज़ मकामात पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। तकरीबन 44 FIR दर्ज की गई हैं और 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई, हाँ, समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी,
उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूंह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। नूंह में तशद्दुद को लेकर हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने अपना रद्द अमल पेश किया। उन्होंने कहा कि नूंह में हालात काबू में हैं और ज़िले में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दोनों बिरादरियां एक अरसे से नूंह में अमन से रह रही हैं। रियासत में हुए तशद्दुद के पीछे कोई साजिश है और क्या कुछ कहा अनिल विज ने, आइए सुनते हैं। नूंह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूंह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूंह के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक IPS को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूंह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंतखाबात नज़दीक आने के साथ ही ERPC यानी मशरक़ी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने की मांग बढ़ रही है। इस मामले को लेकर गुज़िश्ता रोज़ ERCP संयुक्त मोर्चा के वफ़द ने वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मौके पर CM गहलोत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जल्द ही ERCP को कौमी प्रोजेक्ट करार देना चाहिए। गैर ज़रूरी ताख़ीर से मंसूबे की लागत में इजाफा होगा और इलाके के लोग मंसूबे के फ़वाइद से महरूम रहेंगे।
सीएम गहलोत ने वफ्द को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दिए जाने पर रियासती हुकूमत ने बजट का इंतजाम करके पहले मरहले का काम शुरू कर दिया है। झारखंड के रांची में मारूफ शायर मरहूम अजफर जमील की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ करबला चौक में वाक़ इराक़ी लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर में मुनक़्क़िद ताज़ियाती नशिस्त में शहर के शोरा किराम ने मुनफरिद लबो लहजे के शायर अजफर जमील को याद कर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की। आपको बता दें कि हालिया दिनों में गुमनाम शायर अजफर जमील का अचानक इंतकाल हो गया था, जिसके बाद शोरा किराम और तमाम दानिश्वर ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए कहा कि उनके इंतकाल से उर्दू अदब को खासा नुकसान पहुंचा है। अजफर जमील एक ऐसे शायर थे जिनका पूरा नाम इमरान रज़वी था और मेरे उस्ताद थे असर रांचवी। इनके इंतकाल के बाद मैं जब भी शेर व शायरी में अपना शेर या गज़ल कहा करता था तो अजफर जमील को दूसरे उस्ताद माना किया है। मैंने माना कि हमारा वो दूसरे उस्ताद है। वो जब नहीं रहे तो मैं खुद अब लिख रहा हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अजफर जमील के जैसा, जैसा कि राजन साहब ने भी कहा कि अजफर जमील के जैसा कोई शायर अब रांची में नहीं हो सकता है, ये सच है। और अगर हो भी गया तो इसके लबो लहजा का नहीं होगा। बस इतनी बात कहना था। हाँ, बहुत अफसोस की बात है, उर्दू अदब को नुकसान हुआ है। नहीं थी, उनको जितना जाना उनके शेरी मजमूए से जाना, और आज जो लोगों ने अपने तासुरात का इजहार किया उससे जाना। एक शेर याद आ गया उनको याद करने के लिए कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। तो बहुत ही मुअस्सिर, बहुत ही शानदार शायर थे रांची के वो। लेकिन वही है, अक्सर शोरा के साथ ये सानया होता है कि उनको उनकी मौत के बाद ज़्यादा पहचाना जाता है। अंग्रेज़ी का एक बहुत मशहूर शायर है पी.बी. शेली, पर्सी बिश शेली। तो उसके बारे में मैं इत्तेफाकन दोबारा पढ़ रहा था कभी, तो ये बिल्कुल यही बात हमने पढ़ी कि उनकी ज़िंदगी में उनको लोगों ने कम जाना, लेकिन मौत के बाद उनको पहचाना गया, उनको वो शोहरत मिली जो वो डिज़र्व करते थे अपनी ज़िंदगी में। तो अजफर जमील भी शायद उसी कैटेगरी के इंसान हैं कि उनको ज़िंदगी में तो लोगों ने पहचाना, कम लोगों ने। अब शायद इस बात की तवक्को है कि ऐसे प्रोग्राम के तहत उनको लोग और ज़्यादा जानेंगे और उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर शायद उससे मुतासिर होकर और भी लोग शायरी करें, अच्छी शायरी करें। रांची शहर में सर बात की सख्त ज़रूरत है।